आज हम बढ़ने वाले हैं आगे। आज हम हमारा पहला कंटेंट वाइज चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हालांकि चैप्टर तो मैंने पहले लेक्चर में शुरू कर दिया था, वो आज आपको समझ में आएगा। ठीक है। आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें रिप्लाई एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को कुछ और बोलना था। ओके। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, जब मैंने आपको प्रोसेस टू पास द लॉ एक्चुअली सिखाया था। अगर आप देखोगे तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर वाली ही जो चीजें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है। जैसे व्हाट इज लॉ, सोर्सेस ऑफ द लॉ, बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो कि कहाँ से लॉ आता है एक्सेट्रा, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस वगैरह, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। और जिस तरीके से इन्होंने 5 लाइन के अंदर लॉ पास करने की प्रोसेस लिख के उसकी बेइज्जती की है और हमने लंबे लंबे चार्ट ड्रॉ किए हैं, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने आपको पहले प्रोसेस पूरा बता दिया। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप पूरी प्रोसेस तो लिख नहीं सकते, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए अभी हमको ये जरूरी है कि मॉड्यूल के हिसाब से जाए। ज्ञान तुम्हें कितना भी हो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, लेकिन अगर मॉड्यूल से आपका आंसर मैच नहीं करता, मतलब आपका सजेस्टेड आंसर से आंसर मैच कर नहीं सकता। और अगर सजेस्टेड आंसर से आंसर मैच नहीं करता, इसका सिंपल मतलब है आपको मार्क्स। दैट इज भाई हमें मॉड्यूल से, भले ही हमने पूरी प्रोसेस पढ़ ली है, पर भले हमको मॉड्यूल से उसके फॉर्मूलाज ड्राइव करना जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? फॉर्मूला मतलब आंसर राइटिंग पॉइंट्स। इज इट वेरी क्लियर? सो आज हम शुरू करने वाले हैं। आज के स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो ऊपर वाला इंट्रोडक्शन वाला ये जो केस है, ये तो खुद इंस्टीट्यूट भी नहीं पढ़ता, ठीक है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता उन्होंने उसके अंदर क्या लिख के रखा है। इज इट वेरी क्लियर? हालांकि उसके अंदर उन्होंने वही लिखा है कि भैया इंडिया में लॉ बना था, मैनकाइंड के लिए बहुत जरूरी है, एक फुल फ्लेज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हाफ फ्लेज नहीं बनना है अगर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने मेंशन करके रखा है फुल फ्लेज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो तुमको लॉ पढ़ना जरूरी है, वगैरह वगैरह वगैरह, फलना ढकना एक्सेट्रा। इज इट वेरी क्लियर? उसके बाद में है व्हाट इज लॉ, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर बेसिकली सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड और लीगल फ्रेमवर्क्स के बारे में कुछ बोला गया है। सोर्सेस ऑफ लॉ के अंदर वही चीजें बोली है कि भैया स्टेट असेंबलीज, पार्लियामेंट, ये सब लोग मिलके लॉ पास करते हैं। पर एक्चुअली इन्होंने लॉ के अंदर कोई टाइप नहीं बोले हैं, जैसे हमने यूनियन स्टेट कॉन्करेंट वगैरह देखा, शेड्यूल 7 देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देखा। तो हमने जो प्रोसेस देखी है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिससे लॉ पास होता है। इंस्टीट्यूट ने मटेरियल आई एम वेरी श्योर कि किधर से तो भी कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ एक रेफरेंस दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से लॉ बना सकते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फोरमोस्ट लॉ। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो हम हमारे फॉर्मूलाज के अंदर या आंसर राइटिंग पॉइंट के अंदर वही चीजें सिर्फ लिखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि फर्स्ट रिवीजन आप जब करो उस वक्त ये ऐसी वाली चीजें आप पढ़ के देखो जिसका एग्जाम के लिए कोई भी संबंध नहीं है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो नीचे हेडिंग डालिएगा, हेडिंग के पहले नीचे चैप्टर का नाम डालिएगा। क्या है चैप्टर का नाम बोलो? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आईआरएफ। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट इज आईआरएफ। अब ये सोर्सेस ऑफ लॉ एंड द प्रोसेस टू पास द लॉ, ये दोनों मिक्स करके मैं इसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेट्स गो। हर कोई है? आ जाइए बेटा। दरवाजा लगा है ना? ओके। सो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हेडिंग डाला, उसके अंदर नीचे लिखिएगा दो हेडिंग हमको कंबाइन करने हैं। पहला है सोर्सेस ऑफ द लॉ और उसको स्लैश करके ऑब्लिक करके लिखना प्रोसेस टू पास द लॉ। पहला है सोर्सेस ऑफ द लॉ और उसको ऑब्लिक करके लिखना प्रोसेस टू पास द लॉ। आज से थोड़ा सा राइटिंग का मैटर बढ़ेगा, मैं डिक्टेट करूंगा, आपको धीरे धीरे चीजें लिखनी पड़ेगी। इज इट वेरी क्लियर? श्योर। प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसेस टू पास द लॉ। आर यू गाइस रेडी? ओके। अब तुम्हें भले ही 10 मार्क के लिए पूछे, मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या ये पूरा पेज लिख सकते हो? तो हमें रिड्यूस डाउन करना पड़ेगा, बोलो यस और नो? हाँ। अरे मैडम, बाहर खड़े रहने का मतलब होता है बाहर खड़े रहना, अंदर आके खड़े रहना नहीं। आ जाओ अभी। इसे जिंदगी का कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन टुडे। लेट्स गो, स्टार्ट करें, बोलो यस और नो? सो 10 मार्क के लिए भी पूछा तो भी हम इसको लिख नहीं सकते। इज इट यस और नो? सो स्टार्ट करना। पॉइंट नंबर 1, सारा पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में अगर लिखोगे तो खुद को भी याद नहीं आएगा क्या लिखा है। सो लिखेगा पॉइंट नंबर 1, द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन लॉ, the main source of the Indian law
is a constitution of India, is a constitution of India comma 1950 comma 1950 which gives a power, which gives a power to the parliament and the state legislature, which gives the power to the parliament and state legislature, to the parliament and state legislature to create the central and the state laws, to create the central and the state laws, to create the central and the state laws. Full stop. Point number 2. The Schedule 7 to the Parliament, to the Constitution of India, the Schedule 7 to the Constitution of India Schedule 7 to the Constitution of India gives three different lists, under which the law shall be passed, under which the law shall be passed. Under which the law shall be passed, such as point number A, the point A, the central law oblique union law, the central law oblique union law. Point number B, the state law, the state law. Point number C, the concurrent laws, the concurrent laws. We'll stop. Next point. Before independence, the Government of India Act 1935, the Government of India Act 1935, which was a precursor, precursor मतलब प्रीवियस, बहुत ही ज्यादा फैंसी वर्ड यूज कर लिया है, अर्लियर भी बोलते थे तो भी चलता था, बट अब ठीक है. Which was a precursor to the Constitution of India, which was a precursor to the Constitution of India, was considered to be apex law, apex law, APEX, apex law of Indian judicial system, Indian judicial system. Full stop. Next point. When the law is proposed in a parliament, when the law is proposed in the parliament, after the independence, it shall go through following process. It shall go through following process. Full stop. कोई है बाहर? आ जाइए बेटा. Point number A. Point number A. Introduction of bill. Introduction of bill
Point number B, discussion, debate and comments on the bill. Point number B, discussion, debate and comments on the bill. Discussion, debate and comments on the bill. अब इसके यहाँ पे इन्होंने कोई भी स्टैंडिंग कमेटी का रेफरेंस नहीं दिया है प्रोसेस टू पास द लॉ में, सो मैं मजबूर हूँ ये न लिखवाने के लिए। इज इट वेरी क्लियर? क्योंकि अगर तुम वहाँ पे जबरदस्ती स्टैंडिंग कमेटी लिख के आओ और उसके सजेस्टेड आंसर में स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो वो समझेगा तुम ओवर स्मार्ट हो, और जैसे ही तुम ओवर स्मार्ट दिखे वैसे ही अगले क्वेश्चन से मार्क कटना शुरू। इज इट वेरी क्लियर? सो लेट्स स्टिक टू द मॉड्यूल। पॉइंट नंबर सी, देन इट इज पास्ड एट द लोक सभा एंड राज्य सभा। Then it is passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha and Rajya Sabha. Point number D. Then it has to get approval of the president. Then it has to get the approval of the president. Point number E. Then it is notified by central government. Then it is notified by central government in official gazette of India. Then it is notified by central government in official gazette of India. फुल स्टॉप लिख लिया सबने? अब नीचे एक ब्रैकेट में लिख के रखिए, द मॉड्यूल डज, ब्रैकेट में लिखना, द मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड फॉर, मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड फॉर, मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड फॉर स्टैंडिंग कमिटी, मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड फॉर स्टैंडिंग कमिटी एंड स्टेट लॉ पासिंग प्रोसेस, एंड स्टेट लॉ पासिंग प्रोसेस। Module does not provide for standing committee and state law passing process. So it is not given above. So it is not given above. तो रिवाइज करते हो, अगर कभी दिक्कत आया तो आप ये नोट पढ़ के समझ जाओगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। तो यहाँ व्हाट इज लॉ एंड प्रोसेस टू पास द लॉ होता है केवल एक बार जो से खत्म। ठीक है, अब मैं एक अच्छे खासे डिस्कशन के ऊपर जा रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ लॉज। सब जने एक बार जोर से नाम बोलो, क्या है बोलो एक बार? टाइप्स ऑफ लॉज। बाहर कोई है तो कृपया अंदर आ जाइए। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द, क्या बोले एक बार जो से, टाइप्स ऑफ लॉज। टाइप्स ऑफ लॉज को मैं डिवाइड कर सकता हूं बेसिक 4 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहला लॉ होता है दैट इज क्रिमिनल लॉ। दूसरा लॉ होता है दैट इज अ सिविल लॉ। तीसरा लॉ होता है दैट इज अ कॉमन लॉ। और चौथा होता है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, एक बार चारों के नाम जोर जोर से लो। सबसे पहला क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ, तीसरा कॉमन लॉ, चौथा नेचुरल जस्टिस। अब इसमें से कॉमन लॉ हमें ऑलरेडी पता है, पूछो क्या? तो उससे चलो आप ही बोलो क्या। अबे तुमने आंसर देना है बे। व्हाट इज कॉमन लॉ? मैंने आपको लॉ ऑफ लैंड पढ़ाया था। लॉ ऑफ लैंड में कितनी चीजें आती है? सबसे पहला एक्ट, दूसरा ऑर्डिनेंस, ये पढ़ाया था ना मैंने। पहला एक्ट, दूसरा क्या बोले एक बार? ऑर्डिनेंस, तीसरा आपका डिपार्टमेंट के सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशन, और चौथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस। याद है? जुडिशियल डिसीजंस। बच्चों बोलो, वो जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं दोज आर कॉमन लॉज। जुडिशियल क्या बोले एक बार से? डिसीजन, और क्या बोले एक बार से? कॉमन लॉज। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? अब जुडिशियल डिसीजन कॉमन लॉ क्यों होते हैं? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन है जो सब मान रहे हैं, जो सब मान रहे हैं वो कॉमन है, जो कॉमन है वो लॉ है। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस जो पूरे इंडिया में माने जाते हैं पर वो किसी एक्ट में नहीं लिखे हैं, इसलिए उसको कॉमन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बोले एक बार? कॉमन लॉ। तो पहले कॉमन लॉ में फिनिश कर दो। देखो यहाँ पे, अब इसको पढ़ोगे इमीडिएटली समझ में आएगा। रेडी? सब जन साथ साथ में पढ़ना, लिख के मैं दूंगा, डोंट वरी, पहले पढ़ लो।
द जुडिशियल प्रेसिडेंट केस लॉ इज अ कॉमन लॉ, जो भी केस लॉ है वो कॉमन लॉ है। अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट विद इन अ टेरिटोरी, मतलब इंडियन टेरिटोरी में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन फाइनल होते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पावर दिया है आर्टिकल नंबर 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसिस, अरे रे 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 रे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेयर डिसिस? स्टेयर डिसिस इज अ लैटिन मैक्सिमा, और अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे लैटिन मैक्सिमास आएंगे। स्टेयर डिसिस, नीचे अगर आप नेचुरल जस्टिस में देखो तो नेमो जुडेक्सिन काउसा सुआ, फिर उसके बाद में नॉसिटोरियो असोसिस कॉन्टेम्पोरानिया एक्सपोजिशियो एक्सप्रेसियो यूनियस्टस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस एजुस देम जेनेरिस। और हालांकि तुमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े भी है, सियो मोटो, बोलो हाँ है ना, वो लेट द बायर बी अवियर वाला कौन सा था, कैविएट एम्टोर, बोलो हाँ है ना। ये सब चीजें क्या है, लैटिन मैक्सिमास है। सर यहाँ जिंदगी में इंग्लिश के वादे हैं, तुम लैटिन पे जा रहे हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो मॉड्यूल में दिया है तो तुमको लिखना पड़ेगा। सर कैसे लिखे, याद करके बेटा। सर याद कैसे रखे, रट के बेटा। सर रटे कैसे, घर पे जाओ, सारे लैटिन मैक्सिमास को पेज के ऊपर एक जगह पे जमा करते जाना, बुक के एंड में, जैसे मैंने आज तुमको स्टेयर डिसिस सिखाया, बुक के एंड में खुद होके थोड़ा सा एक्टिव स्टूडेंट बनने का, अजगर स्टूडेंट नहीं, एक्टिव स्टूडेंट, चील वाला, ईगल वाला स्टूडेंट। इज इट वेरी क्लियर? और जैसे ही कोई लैटिन मैक्सिमा दिखा, बुक के एंड के पेज के ऊपर सारे लैटिन मैक्सिमा आने चाहिए। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, जैसे ही क्या खत्म होगा, सिलेबस, डेली एक लैटिन मैक्सिमा उठाने का, 5 बार लिखने का, ठीक है? डेली, आज से भी शुरू कर सकते हो। जो आपका 1 घंटा लॉ का प्रैक्टिस है उसके अंदर और 5 मिनट ऐड कर दो, एक लैटिन मैक्सिमा 5 बार लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये तुमसे एक्सपेक्टेड है। सर क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, ये तो शुरुआत है। अभी आओ सीए इंटर पे, सीए इंटर पे तो एक पूरा चैप्टर पूरा सिर्फ लैटिन मैक्सिमा ही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। दिमाग खराब हो जाएगा, सिर पकड़ के बैठ जाओगे, टेबल पे ठोकोगे तो भी कुछ नहीं जाएगा दिमाग में। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो इंस्टीट्यूट ने बेड़ा उठाया तुम्हें टॉर्चर करने का, और उसमें वो पूरे तरीके से प्रयास करती है कि तुम्हारी इज इट वेरी क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मॉड्यूल में जो लिखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं लैटिन मैक्सिमास याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर बचा हुआ याद करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा कैसे सर? हाँ, इसी एक तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा कि जो तुम्हें कंफर्टेबल है वो इंपॉर्टेंट है, और जो कंफर्टेबल नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है? दिस इज नॉट द प्रोविजन ना, यस और नो? सो यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सर तुमने किए थे क्या, इसीलिए सीए बनाना, उसके सिवा बनते थे क्या? इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तुमको भी करना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? सो व्हाट इज स्टेयर डिसिस? स्टेयर डिसिस का मतलब होता है जो ऑलरेडी डिसाइडेड फैक्ट है। हालांकि इनके मीनिंग बहुत सिंपल होते हैं, जैसे स्टेयर डिसिस का मतलब एकदम सिंपल, स्टेयर डिसिस मतलब एक्सेप्ट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। एक बार सब लोग बोलो, क्या बोलना है? एक्सेप्ट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। जिस चीज के ऊपर ऑलरेडी डिसीजन आ गया है, विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड, उसके ऊपर वापस लिटिगेशन प्लेस मत करो। इज इट वेरी क्लियर? जैसे चेन्नई या रमैया में बोला गया है, भैया थर्ड पार्टी से आने वाला कंसिडरेशन फाइनल है, चलेगा, ओके, प्रिविटी ऑफ द कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड, चेन्नई या रमैया। इज इट वेरी क्लियर? अब उसके ऊपर तुम वापस केस नहीं कर सकते। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? अब वो फाइनल हो गया, इसे कहते हैं कॉमन लॉ। इसे क्या कहते हैं? कॉमन लॉ। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो डिसाइड करके दे दिया वो फाइनल है बेटा, उसके ऊपर वापस से तुमने केस करना नहीं चाहिए, वरना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केसेस एंटरटेन करते करते मर जाएंगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो यस और नो? नीचे, द डॉक्ट्राइन ऑफ द स्टेयर डिसिस रीइंफोर्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल। ये सिर्फ लोगों को नहीं, कोर्ट को भी सेम चीज फोर्स करता है कि भाई साहब ऑलरेडी अगर डिसाइडेड चीज है तो तुमने ये केस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? समझो अगर कोई चेन्नई या रमैया के प्रिंसिपल के ऊपर वापस केस करने के लिए गया, यू शुड नॉट एक्सेप्ट द केस, बोलना ऑलरेडी डिसाइड है। आप सोचो चेन्नई या रमैया कब का डिसाइडेड है? लगभग 70-80 साल हो चुके होंगे चेन्नई या रमैया को डिसाइड किए हुए। 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तब से वाकई केसेस चल रहे हैं। आपके सिलेबस में सीए फाइनल तक के ऐसे ऐसे केस लॉ जो 16वीं सदी में डिसाइड किए गए हैं। 1584 हेड ऑन्स रूल ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया हुआ। तब हमारे यहाँ पे क्या चल रहा था जिंदगी में हमको भी नहीं पता, लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया ना, तुमको मानना पड़ेगा।
Is it very clear, yes or no? So this is a common law, simple as that. The principle of judgment established by the previous decision while ruling a case where the facts are similar on all the four legs with the earlier decision. अगर आपके फैक्ट ऑफ द केस सारे के सारे सिमिलर है तो सेम चीज के ऊपर वापस कोई केस एंटरटेन नहीं किया जाएगा. समझ में आया कॉमन लॉ क्या है? बोलो हाँ या ना. कॉमन लॉ का मतलब है ऑलरेडी जो डिसाइडेड है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उसे लॉ मान लीजिए, उस सेम चीज के ऊपर वापस केस नहीं होगा. समझ में आया सबको पक्का? चलो बहुत बढ़िया, शानदार. अब जाते हैं जरा सा खूंखार चीज पे. मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, फोकस करना बहुत अच्छे से. यहाँ डिस्कशन होगा, लिखना बहुत अलग बात है. ठीक है, लिखने के लिए मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगेगा क्योंकि हार्डली एक एक पैराग्राफ है, 4-4 5-5 लाइन है. उसमें क्या ही तुमको तकलीफ होगी. थोड़ा सा टॉर्चर मैं भी करूं, सिर्फ इंस्टीट्यूट में थोड़ी बेड़ा उठाया है. ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करे. बोलो यस और नो. सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल एंड सिविल लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल एंड सिविल? इतना तो मालूम होगा ना. व्हाट इज क्रिमिनल लॉ? बोलो. क्रिमिनल इज होमोसाइड. पहला तो ये बताओ होमिसाइड मतलब क्या? होमिसाइड मतलब मर्डर. होमिसाइड में सिर्फ मर्डर आता है क्या? नहीं, फिर क्या आता है? तो होमिसाइड किया तो ही क्रिमिनल लॉ है, राइट? चोरी किया तो चोरी भी क्रिमिनल है क्या? पॉकेट मारा तो पॉकेट इज मारना इज सिविल. चोरी करना इज क्रिमिनल एंड पॉकेट मारना इज सिविल. आओ, एनीवन? व्हाट इज क्रिमिनल? मैं नहीं बोल, तुम मेरे तरफ देखो ही मत. इतना बेसिक तुमको आना चाहिए. नहीं आ रहा है मैं वैसे भी समझाऊंगा, पर तुम अगर सिर्फ ये एक्सपेक्ट करोगे कि दर्शन सर आके प्रवचन देके जाएंगे, बाबा जी का मठ नहीं है. ठीक है, तुमको तुम्हारा दिमाग चलाना पड़ेगा. देर इज नो अदर ऑप्शन. लॉ ऐसे पढ़ा ही नहीं जा सकता. सिर्फ बहुत सिंपल टेक्निक है. इंसान ने लॉ बनाया है तो लॉजिक रखा होगा. लॉजिक है तो दिमाग से आया होगा. क्या तुम्हें दिमाग है? उसका भी आंसर नहीं है. तो फिर तो बहुत सीरियस डाउट है. क्या तुम्हें दिमाग है? तो दिमाग से लॉजिक आ सकता है, तो लॉजिक से लॉ आ सकता है. तो मुझे लॉजिक बताओ. क्रिमिनल में पनिशमेंट दे सकते हैं, क्यों सिविल में नहीं दे सकते? मॉनेटरी पनिशमेंट. चलो, डिविडेंड पे नहीं किया, कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, सिविल ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस? सिविल ऑफेंस पक्का 2 साल तक की जेल है अगर आपने 30 दिन में डिविडेंड पे नहीं किया तो. सेक्शन नंबर 127. राइसा खेलना है ना, हम नहीं खेलेंगे. हम बैट बॉल लेके घर चल जाएंगे सर. वो तुम डरो मत. सी, तुम सबसे पहली चीज जिंदगी में जरूरी क्या है पता है क्या? गलती होने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरना. आपको पता है आप गलती करने से नहीं डरते. लोग बोलते हैं गलती करने से लोग डरते हैं. नहीं, मैं गलत मानता हूं इस चीज को. आप गलती करने से कभी नहीं डरते, आप डरते हो कॉन्सिक्वेंसेस से. क्योंकि अगर तुम गलती करने से डरते तो तुम टाइम पास ही नहीं करते. और तुम्हें क्या चाहिए? टाइम पास करना है, पर टाइम पास के कॉन्सिक्वेंस नहीं आने चाहिए. इज इट? रील्स तो देखनी है, कच्चा बादाम, पर उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं आना चाहिए. ऐसे कैसे होगा? तो गलती करने से डरो मत, इट्स ओके. और अगर तुम गलती कर रहे हो तो उसे कॉन्सिक्वेंस झेलना भी सीखो. एक्सेप्टेंस दोनों का आना चाहिए. ठीक है जी, बोलिए. जो भी इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट है वो क्रिमिनल है या सिविल है? वो क्रिमिनल है या सिविल है? पक्का? एवरीबडी श्योर? और जो आईपीसी के छोड़ के दूसरे लॉस के अगेंस्ट है वो? आईपीसी के अगेंस्ट वाला क्रिमिनल चलो मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आईपीसी के ऑफेंसेस सारे सारे बेकार है.
अच्छा आईपीसी पता है ना? ये तो वो और मेरी लैंग्वेज मैच हो रही, तुम्हारी लैंग्वेज ही मैच नहीं हो रही। व्हाट इज आईपीसी? इंडियन पिनल कोड अभी ये नहीं रहा है। अभी ये लास्ट 2024 फर्स्ट जुलाई को चेंज हो चुका है। इसका नाम है अभी नागरिक सुरक्षा संहिता। नागरिक सुरक्षा संहिता हमने इसको चेंज किया। आईपीसी वाज अ लॉ गिवन बाय ब्रिटिशर्स, इवन सीआरपीसी एंड सीपीसी आल्सो गिवन बाय ब्रिटिशर्स। सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी इज सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, हम आईपीसी सीपीसी और सीआरपीसी को लास्ट ईयर चेंज कर चुके हैं, बट इट्स फाइन, तुम्हारे अभी भी सिलेबस के अंदर आईपीसी सीपीसी के नाम है, तो हम उसी को मानेंगे। चलो लेट्स गो। तो आईपीसी के खिलाफ के क्रिमिनल है, व्हाट अबाउट अदर लॉज, उसके खिलाफ के क्रिमिनल नहीं है क्या? सिर्फ आईपीसी के खिलाफ के क्रिमिनल है। ओके, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं, अच्छी बात है, ये आईपीसी के खिलाफ के क्रिमिनल है। चोरी करना, चोरी करना सिविल है क्रिमिनल है? मैंने तुम्हारा वॉलेट चोरी किया, लेट्स से ई, नाम बोलो, हेमंत। मैंने हेम्या का वॉलेट चोरी किया क्योंकि मेरे को पता था कि हेम्या के वॉलेट के अंदर वो अमेरिकन एक्सप्रेस वाला क्रेडिट कार्ड है। मैंने वॉलेट चोरी किया, रप्पा रप स्वाइप किया, पूरा उड़ा डाला लिमिट। ठीक है, अब हेम्या का चाहता है, अरे यार जाने दो सर, नहीं वॉलेट चोरी किया है, शायद एग्जाम्पल के तौर पे किया होगा। तो हेम्या चाहता है कि मेरे को कोई सजा नहीं होनी चाहिए, पर हेम्या ये चाहता है कि क्रेडिट कार्ड मैंने जितना स्वाइप किया और जितना अमाउंट, समझो मैंने हेम्या के क्रेडिट कार्ड से 20 लाख रुपए उड़ा दिए। ठीक है, चेहरा देख के तुमको लगेगा नहीं, पर समझो मैंने उड़ाए। तो अगर हेम्या के वॉलेट से अगर मैंने 20 लाख रुपए उड़ा दिए, तो हेम्या ये नहीं चाहता कि मुझे कोई सजा हो। हेम्या सिर्फ ये चाहता है कि दर्शन सर 20 लाख रुपए दे दो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का डेट आने के पहले। और इसलिए हेम्या ने मेरे ऊपर केस किया, जिसमें वो मुझे कोई सजा नहीं देना चाहता है, सिर्फ 20 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दो, वो इंटरेस्ट भी नहीं, डेट आने के पहले आप पेमेंट कर दो, बस इसके लिए उसने मेरे ऊपर केस किया। चोरी आईपीसी का ऑफेंस है, बोलो हाँ है ना? कि मैंने मेरे ऊपर केस किया है, पर मुझे कोई सजा होने वाली है क्या? क्योंकि केस वैसा है ही नहीं। मुझे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना है क्या? मुझे कोई पेनल्टी पे करनी है क्या? मैंने जितना पैसा खर्च किया, मैंने खुद के लिए जितना पैसा खर्च किया, उतना मेरे को हेम्या को देना है। सिविल है क्रिमिनल है? आईपीसी का ऑफेंस है ना? सिविल है क्रिमिनल है? कंफर्म सिविल है? अरे श्योर? आईपीसी नहीं जमा? ओके, देन व्हाट इज सिविल एंड व्हाट इज क्रिमिनल, वापस से। ये ऐसा घुमाऊंगा ना, घर 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 घर, जब तक सिर पकड़ ना लो तब तक है, उसके सिवा पढ़ा ही नहीं जा सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे लॉजिक ही क्लियर नहीं, तुम चाहते क्या हो? मैं तुमको थेरी रटवा दूं? आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट माय फोर्टे। रटवाने वाला फोर्टे ना मेरे जीवन में कभी था ना कभी है। मैंने खुद ने जीवन में कुछ नहीं रटा, तुम्हें क्या रटवाऊं? बोलो। एनीवन मोर? मैं इस एक सवाल के ऊपर ऐसा बैठ के सिर्फ सुन सकता हूं, तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, और तुम कुछ बोलो ना तो मैं सिर्फ तुमको देखता रहूंगा, तब तक तुम्हारे मन में गिल्ट फीलिंग जाग नहीं जाता कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे करके। ठीक है, बोलो। सिविल लॉ फोकसेस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ओके, एंड क्रिमिनल लॉ? टॉयलेट। सिविल लॉ फोकसेस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, क्रिमिनल लॉ डज नॉट फोकसेस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। क्या मजाक कर रहे हो सर तुम? पहला सेंटेंस जब बोला ना मेरे को ऐसा हुआ, बोला अरे बाप रे। एक्चुअली पहला सेंटेंस सही है, सिविल लॉ फोकसेस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। दूसरा जो बोला ना, पहली वाली पूरी इज्जत उतर गई है बेटा। ओके, एनीवन मोर? हाँ, मैं देखता रहूंगा जब तक तुम रोना शुरू नहीं कर देते, डोंट वरी। सर एग्जाम में 2.5 महीना बाकी है सर, थोड़ा। हाँ, क्रिमिनल लॉ फोकसेस ऑन पनिशिंग द पीपल, तो ये गलत है? सही है। ये दोनों ने मिलकर जो बोला है ना,
कहते कौन सी सरकार? गठबंधन सरकार में दोनों जो आंसर दिया है ना, दोनों के आंसर लगभग सही है। सिविल लॉ फोकसेस ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, क्रिमिनल लॉ फोकसेस ऑन द पनिशमेंट। अब फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे से। अब देखो, इतना अगर स्ट्रेच नहीं करता तो ये आंसर आते ही नहीं थे, तुम में से ही आए ना, और तुम्हारे साथ ही जो बैठे हैं वो लोग उन्हीं ने दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में पहले कुछ बोला, मैं सिर्फ उसको क्वेश्चन कर रहा हूं। दिस इज हाउ द लर्निंग हैपन्स। रटवाने की बात है तो उसके लिए मेरे को वन डे रिविजन भी काफी है। इज इट वेरी क्लियर? पूरा लॉ पढ़ाना है तो एक दिन में भी पूरा पढ़ाया जा सकता है, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, एंजॉय। ठीक है? पर तुम्हारे दिमाग में वो पॉइंट घर ही नहीं कर सकते या लॉन्ग टर्म में रिटेन ही नहीं हो सकते जब तक आप उसके लिए कोई नींव ही नहीं रखोगे। तुम्हें बिल्डिंग चाहिए 10 मंजिला और नीचे नींव में गड्ढा कितना खोदा? 2 फीट, कैसे खड़ी रहेगी? इज इट वेरी क्लियर? सो स्ट्रेच योर माइंड, जितना चैलेंज कर सकते हो उतना अच्छा। नॉर्मली मैं जैसे ही बच्चों को सवाल पूछता हूँ ऐसा डिस्कशन चलता है, कुछ अजगर बन जाते हैं, नशीली आंखों से मुझे देखते हैं। सर प्लीज फोकस। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग ब्रेन डेवलपमेंट। इज इट वेरी क्लियर? अब ध्यान देना, क्रिमिनल एंड सिविल लॉ का डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है? फोकस करते हैं अच्छे से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाम बोलिए मैडम। तन्वी, तन्या। पात्र घटना काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है मात्र संयोग कहा जाएगा। सो तन्वी के पास 10 एकड़ का लैंड था। इस लैंड के ऊपर एक गुंडे ने या पॉलिटिशियन ने कब्जा कर लिया। एक ही बात है। सो इस लैंड के ऊपर किसी गुंडे या पॉलिटिशियन ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है? अब जब इस लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, तन्वी के पास ना 2 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है? 2। तन्वी एक तो बोल सकती है कि यार ये गुंडा गुंडा गर्दी में मेरे को नहीं पड़ने का, मेरे को सिर्फ मेरा लैंड सेफ लेवल पे वापस दे दो। लैंड को जितने दिन ये गुंडे ने यूज किया उसके ऊपर कोई क्रॉप वगैरह होगा मैंने लगाया हुआ, उसका हुआ और डैमेज वापस दे दो। नहीं तो मेरे को लैंड का रेंटल वापस दे दो। मेरे को गुंडे के खिलाफ कुछ नहीं करना, मेरे को मेरी जिंदगी सिंपल चाहिए। सो तन्वी ने इस बंदे के खिलाफ सिर्फ रिकवरी प्लस डैमेजेस का केस किया है। बराबर है? हाँ या ना? पर्सनली गुंडे के खिलाफ कोई केस किया है क्या? अगर गुंडे ने डैमेजेस पे कर दिए, रेंटल पे कर दिया, क्रॉप का जो डैमेज हुआ है वो पे कर दिया, तो तन्वी छोड़ देगी गुंडे को, जाने दे भाई। बोलो हाँ या ना? ये पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, तन्वी का दिमाग खराब हो गया, ने मेरे लैंड पे कब्जा किया, मेरे। तन्वी बन गई झांसी की रानी फुलन देवी, बोले इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी, इसके बाद किसी ने मेरे लैंड की तरफ अगर आंख उठा के भी देखा मैं बजा दूंगी। अब तन्वी ने ना गुंडे के खिलाफ केस क्या किया है? बोले मेरे को रिकवरी तो चाहिए ही चाहिए, मेरे को डैमेजेस तो चाहिए ही चाहिए, एंड एज ए लेसन जीवन में कोई ऐसा काम ना करे, इसलिए मैं चाहती हूँ गुंडे को जेल हो, वो भी 5 साल की, कि उसे जिंदगी भर याद रहे कि भाई मेरे जैसे लड़की से पंगा नहीं लेने का। स्त्री शक्ति। समझ में आ रहा है? अब इस केस में तन्वी डैमेजेस के साथ में किसी को लेसन सिखाना चाहती है, किसी से बदला लेना चाहती है, सामने वाले पर्सन को जेल भेजना चाहती है। बस ये है सिविल प्रोसिक्यूशन और ये है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बस इतना ही फर्क होता है। इसको थोड़ा और डीप लेवल पे समझना चाहोगे? बोलो हाँ या ना? एग्जाम्पल थोड़ा सा वाहियात है पर महसूस जरूर होगा, ऐसा मतलब हिट हो जाएगा, फील हो जाएगा। समझो तन्वी का ब्रेकअप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना, रोने मतलब नहीं। तो तन्वी का क्या हो गया? ब्रेकअप। समझ में आ रहा है? तन्वी के एक्स का नाम था प्रिंस चार्ल्स। क्या नाम था? प्रिंस चार्ल्स। तन्वी का ब्रेकअप हो गया, तन्वी का दिमाग खराब हो गया। अब 2 ऑप्शन है तन्वी के पास। पहला ऑप्शन कि छोड़ छाड़ के
सलीम की गली नहीं, नालायक, सलीम के गली से वापस आना है भिखारी। सो तन्वी चाहती है सब छोड़ छाड़ के मैं मेरी जिंदगी में मस्त रहूं, मेरे को खुशी चाहिए, मेरे को सुख चाहिए। प्रिंस चार्ल्स का क्या होता है, उससे मेरा क्या लेन देना। तो तन्वी व्हाट तन्वी वांट्स हर ओन हैप्पीनेस। तो अगर तन्वी ने ये डिसाइड किया कि मेरे को प्रिंस के खिलाफ कुछ नहीं करना है, मेरे को मेरी जिंदगी वापस चाहिए, और उसके लिए तन्वी एफर्ट मार रही है, सिविल ऑफेंस, सिविल प्रोसिक्यूशन। पर तन्वी ने प्रिंस चार्ल्स के साथ ब्रेकअप के बाद वो मूवी देख लिया, शादी में जलू लाना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। तन्वी ने सीए कर लिया, सीएस कर लिया, यूपीएससी कर लिया, जिम विम, हाँ, तन्वी ने डॉक्टर भी कर लिया, एस्ट्रोनॉट बन गई तन्वी। सब जगह तन्वी के ही चर्चे, हर न्यूज़पेपर, हर जगह पे प्रिंस चार्ल्स भी सिर पकड़ के बैठ गया, बोले किसको धोखा दे दिया मैंने। अब यहां तन्वी क्या चाहती है कि प्रिंस चार्ल्स को गिल्ट फीलिंग आए, उसको तकलीफ हो, वो कहीं कोने में जाके रोए तन्वी के नाम से, है तन्वी। बोलो हाँ है ना। ये कैसा प्रोसिक्यूशन हुआ, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। जब सामने वाले को आप सबक सिखाना चाहते हो, दैट इज अ क्रिमिनल मेंटालिटी। क्रिमिनल मतलब सामने वाले पर्सन को लेसन सिखाना इज अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। पर तुम सिर्फ खुश रहना चाहते हो खुद में कि भाई डैमेज वामेज देखो, मेरी जिंदगी सुखी रहे। इज इट वेरी क्लियर। तो उसे हम कौन सा प्रोसिक्यूशन कहते हैं, सिविल। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग। अब कुछ लॉज जो होते हैं ना वो इनबिल्ट सिविल होते हैं, और कुछ लॉज जो होते हैं ना वो इनबिल्ट क्रिमिनल होते हैं। जैसे आईपीसी इज अ इनबिल्ट क्रिमिनल लॉ, इंडियन पेनल कोड, इन सारे वाहियात ऑफेंस है उसमें, बर्गलरी, चोरी, खून, डकैती, विक्टिमाइजेशन, रेप, किडनैपिंग, जो जो बेकार चीजें सब आईपीसी में लिखी है। बोलो हाँ है ना। अब इसमें से कोई भी चीज अगर गलती से कर दी तो ऐसे सिचुएशन में वो इनबिल्ट क्रिमिनल ऑफेंस होगा। मैंने अभी जो आपको एग्जांपल बोला ना कि भाई मैंने इसका क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, वो क्रिमिनल ऑफेंस ही है, भले ही वो मेरे से डैमेज मांगे या ना मांगे, भले ही वो मुझको जेल भेजे या ना भेजे, पर एज इट इज ऑफेंस ऑफ द आईपीसी इट विल रिमेन क्रिमिनल। तुमको ये लगा कि ये सिविल होगा क्योंकि उसने मुझसे डैमेज नहीं मांगा, बट ओरिजिनल लॉ अगर क्रिमिनल है तो उसका प्रोसिक्यूशन भी क्रिमिनल होगा। अब ये जो लॉ था, ये था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, ये सिविल क्रिमिनल दोनों है। इसमें प्रोसिक्यूशन जस्टिफाई, इसमें प्रोसिक्यूशन सब्जेक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को जस्टिफाई करता है कि हम सिविल भी है, हम क्रिमिनल भी है। अब इसमें आप जो प्रोसिक्यूशन करोगे उसके हिसाब से डिवाइड होगा कि ये सिविल है कि ये क्रिमिनल है। लेकिन कुछ लॉ इनबिल्ट क्रिमिनल है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इनबिल्ट क्रिमिनल लॉज, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, इनबिल्ट क्रिमिनल लॉ। तुम मनी के साथ एम्बिजलमेंट करोगे, इनबिल्ट क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इन लॉज के अंदर अगर आप सिंपल डैमेज भी मांगो ना तो भी वो क्रिमिनल चार्जेस ही माने जाते हैं, क्योंकि लॉ का बेस ही क्रिमिनल है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते सामने वाले को सबक नहीं सिखाना एक्सेट्रा, नहीं बोल ही नहीं सकते। इसने अगर मुझे बोला ना सर चोरी के खिलाफ मैं तुमको जेल में नहीं डालना चाहता, फिर भी जज इज बाउंड टू टेल अबाउट द जेल। भले ही वो मेरे को जेल ना बोले पर उसको जेल के ऊपर का डिसीजन देना जरूरी है। वो ये बोल सकता है कि इसको बाइज्जत बली कर दिया जाए, इसको 0 डेज का जेल या जो इसका कस्टडी उसी को जेल माना जाए, ये जज बोल सकता है, पर जज को जेल के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा और उसको वो ओरली या डिसीजन में मेंशन करना पड़ेगा कि भले ये क्रिमिनल लॉ है, इसमें हम फाइन देने वाले हैं, डैमेज देने वाले हैं, पर ये बंदे को हम कोई भी जेल नहीं देने वाले, ये तुमको क्रिमिनल लॉ में मेंशन करना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर क्रिमिनल लॉ में जेल होगा ही होगा, मतलब हर ऑफेंस में जेल लिखा है लॉ में, ये जरूरी नहीं है, पर उस क्रिमिनल लॉ में प्रोविजन में जो भी प्रोसिक्यूशन पेनल्टी लिखी है वो हर प्रोसिक्यूशन पेनल्टी के ऊपर जज को डिसीजन देना जरूरी है। तो जो लॉ इनबिल्ट क्रिमिनल होता है उसमें आप सिर्फ डैमेज मांग के मैं सुखी रहूंगा बोल के वो सिविल नहीं होता, वो क्रिमिनल का क्रिमिनल ही रहता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार, यस और नो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? और कुछ लॉज इनबिल्ट सिविल होते हैं, इनबिल्ट सिविल मतलब इन लॉज के अंदर कोई क्रिमिनल वाला सिचुएशन, ऐसे बहुत रेयर लॉज है एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ सिविल वाला ऑफेंस रहता तो लॉ ही क्यों बनता भाई? क्योंकि लॉ का पहला पैरामीटर होता है सेफ्टी ना, तो कैसे क्या पूरा का पूरा सिविल कैसे हो सकता है? जैसे ट्रैफिक, मैंने आपको बताया था इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। नाउ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट इज बेसिकली काइंड ऑफ सिविल लॉ कि भैया सिग्नल तोड़ो चलान कटेगा, तुम गाड़ी ठोक दो चलान कटेगा। लेकिन तुम अगर ये बोलोगे कि हिट एंड रन वाला केस, तो प्लीज अंडरस्टैंड हिट एंड रन डज नॉट कम अंडर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, हिट एंड रन कम्स अंडर आईपीसी। इट इज एज गुड एज मर्डर, इट इज एज गुड एज हाफ मर्डर।
तो वो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में एंटरटेन नहीं किया जाता। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट स्टैंड्स इटसेल्फ एज अ सिविल लॉ। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? हाँ, अगर आपने गाड़ी वाड़ी चोरी की चलाई वो भी आईपीसी के अंदर आएगा। अगर आपने कोई व्हीकल के साथ में नंबर प्लेट वगैरह चेंज किया तो 420 फ्रॉड के अंदर आएगा, वो भी आईपीसी का ही ऑफेंस है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिविलिटी। इज इट वेरी क्लियर? अब उसमें भले ही इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में किसी के लिए जेल बोला गया है, कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जेल बोला है, पर ड्रिंक एंड ड्राइव इट इटसेल्फ डज नॉट क्वालिफाई एज अ क्रिमिनल चीज। ड्रिंक एंड ड्राइव गलत चीज हो सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, जेल भी हो सकता है, पर जब तक ड्रिंक और ड्राइव करके किसी को आप मारते नहीं हो, जैसे वो वेदांत अग्रवाल वाला केस, वेदांत अग्रवाल के हाथ से 2 लोग मर गए, 2 लोग हाथ से मर क्या गए, उसने मारे 2 लोग, अब वो आईपीसी का केस हो गया, क्योंकि उसमें मर्डर वाला जो ऑफेंस है वो दारू पी के गाड़ी चलाने वाले ऑफेंस से ज्यादा सीवियर है। इज इट वेरी क्लियर? तो वो केस अब नहीं बचा सिविल लॉ का, क्योंकि उसमें मर्डर इन्वॉल्व हो गया ना, हिट एंड रन इन्वॉल्व हो गया ना। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो यस और नो। लेकिन अगर वो सिर्फ दारू पी के गाड़ी चलाता, अगर काश वो 2 लोगों की जान बच जाती, वो सिर्फ दारू पी के गाड़ी चलाता और किधर तो भी ठोक देता। अब दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, खंबे को जाके ठोक दिया, ये क्या आईपीसी में आएगा? करे ये इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में ही रहेगा और ये इनबिल्ट सिविल रहेगा। भले ही तुम इसके लिए इसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी या जेल बोल दो, या भले ही तुम इसको 1 साल तक के जेल में रख दो, पर स्टिल ये सिविल ही स्टैंड होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी क्लियर? तो इस चीज को आपने याद रखना है। सबसे पहली बात, जो 3 टाइप के लॉज हमारे यहाँ रहेंगे, जो होते हैं इनबिल्ट क्रिमिनल, जो रहते हैं इनबिल्ट सिविल। इनबिल्ट क्या बोले जो से क्रिमिनल, दूसरे कौन से रहते हैं? इनबिल्ट सिविल। इनबिल्ट क्रिमिनल में कौन सा? आईपीसी, सीआरपीसी, पीएमएलए, ठीक है, ये इनबिल्ट क्रिमिनल लॉज है। सिविल में इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। अगर आप बात करो कुछ हद तक, अब पूरे तरीके से नहीं, बट ई का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सिविल लॉ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादा से ज्यादा ऑफेंस क्या करोगे कि भैया गुड्स बेचने के बाद में पैसे लेके गुड्स नहीं दोगे, और क्या होगा? तो ये सिविल ऑफेंस है। इज इट वेरी क्लियर? इसमें अगर भले ही तुमको जेल बोला जाए, डैमेजेस, तुम देखो कहीं पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जेल का जिक्र भी नहीं है भाई। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी जेल का जिक्र नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट में भी जेल का जिक्र नहीं है। बहुत रेयरली किधर तुम्हें एक आधे प्रोविजन में सब क्लॉज वगैरह में आता होगा। तो ये इनबिल्ट सोगा, पार्टनरशिप, ये इनबिल्ट कौन से लॉज है बोले बाजू से? सिविल। अब अगर इसमें जेल भी एक आधी बार बोलना पड़ा ना कोर्ट को, तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर इन लॉज में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी में आपको सिर्फ डैमेज भी पे करने के लिए बोला, तो भी ये क्रिमिनल चार्ज ही माना जाए। इज इट वेरी क्लियर? और ये दोनों छोड़ के आता है एक बीच में लॉ, जो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं अ काइंड ऑफ स्टेबल लॉ। स्टेबल लॉ मतलब एग्जैक्टली ये कोई नाम नहीं है स्टेबल लॉ, ये मैं बोलता हूँ इसलिए स्टेबल मतलब चाहे तो तुम इसको सिविल में लेके जा सकते हो, चाहे तो क्रिमिनल में लेके जा सकते हो, लाइक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। और दोनों लेवल पे सिवियरिटी उतनी है। आपने सिर्फ डैमेजेस मांगे तो भी सही है, और आपने सामने वाले को जेल भी बोला तो भी सही है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार ये सुनो। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा हूं मैं? अब इतना सारा प्रपंचा तो तुम्हें है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा है? बस इतना, उन्होंने बोला है क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद द लॉज परटेनिंग टू वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम। खुद क्या लिखा है खुद को भी नहीं पता। उसके बाद सीधा बोल दिया, बोले सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आईपीसी में और इंडियन पिनल कोड, ये बोले क्रिमिनल लॉ के एग्जाम्पल है। ये कोई मीनिंग बोला आपने भगवान जाने? ये कहीं इसमें कहाँ मीनिंग, मीनिंग किधर है इसमें? तुम सिर्फ लॉस के नाम बोल रहे हो, उसको मीनिंग बोलना नहीं बोलते भाई साहब। आई एम वेरी सॉरी, तुमने बताना चाहिए यहाँ पे क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है। इज इट वेरी क्लियर? सेम दे हैव गॉन विद द सिविल लॉ। मतलब दोनों में कोई कंटेंट एज गुड एज है ही नहीं, फालतूगिरी करके रखिए पूरी की पूरी, बट इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। हमको मार्क्स कमाने के लिए जरूरी है तो हम ये लिखेंगे, पर उसके पहले हम पहले ये लिखेंगे। तो इसको पहले लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। आ जाओ बेटा, कोई बाहर होगा तो आ जाओ अंदर। सॉरी, इसमें अब जैसे जो जो समझ में आ रहा है वो सब लिख लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ये याद रहे थोड़ा बहुत। एवरीबॉडी डन? ओके, अब नीचे हेडिंग डालिएगा क्रिमिनल लॉ। अब मैं आपको इनके पॉइंटर्स लिखवा के दे दूं।
कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। और ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक पॉइंटर्स को मैच नहीं करेगा या पॉइंटर्स लॉजिक को मैच नहीं करेंगे, बट जो है वो लिखना है, बात खत्म। पॉइंट नंबर 1, criminal law means, point number 1, criminal law means which is concerned, which is concerned which is concerned with violation of the rules, with violation of the rules or public wrong, concerned with violation of the rules or the public wrong, and its punishment, and its punishment. Point number 2, it is governed by, is governed by Indian Penal Code 1860, Indian Penal Code 1860, कॉमा, अच्छा, इंडियन पेनल कोड 1860 सेम सेंटेंस में लिखा आपने, नीचे लिखा होगा तो उसको सब पॉइंट क्रिएट करो। इफ यू कैन क्रिएट अ सब पॉइंट, तो मैं तीनों लॉस के सब पॉइंट ABC करके नाम लिखवा के दे दूं। इंडियन पेनल कोड 1860, पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर B, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, फुल स्टॉप। इज इट वेरी क्लियर? अब आप एक काम कीजिए, इंडियन पेनल कोड जहां पे आपने पॉइंट A में लिखा है उसके सामने ब्रैकेट में लिखिएगा, नए लॉ का भी मैं नाम आपको लिख के दे दूं, रीजन बीइंग आगे जाके अमेंडमेंट आए तो आपको पता होना चाहिए। नए लॉ का नाम है, ब्रैकेट में लिखना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता न्याय, NYAYA, न्याय संहिता का SNHITA, भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद में, बट ये एक सेकंड ना, होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ, दूसरा नाम लिखना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सामने, भारतीय नागरिक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सामने भारतीय नागरिक, NAGRIK, भारतीय नागरिक सुरक्षा, सुरक्षा संहिता, SNHITA, ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों नाम याद रखना, हो सकता है आगे आपको आएंगे। इसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं हम, पॉइंट नंबर 3, मेन पॉइंट 3, the IPC, the IPC provides for the punishment, the IPC provides for the punishment of criminal offenses, of criminal offenses, and CRPC provides for procedure, and CRPC, criminal procedure code, CRPC provides for procedure for executing the punishments, for executing the punishments and prosecution, executing the punishment and prosecution। देखा सबने?
पॉइंट नंबर 5 4, ये वाला सेंटेंस जैसा का वैसा कॉपी कर लेना। सारे ऑफेंस बोले, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, सेम सेंटेंस कॉपी कर लो जैसा का वैसा। देखा सबने? डन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सिविल लॉ। नेक्स्ट हेडिंग सिविल लॉ। देखना पॉइंट नंबर 1, द मैटर्स ऑफ द डिस्प्यूट, द मैटर्स ऑफ द डिस्प्यूट between the individuals and organization, between individuals and organization, between individuals and organization are dealt with, are dealt with in the civil law, are dealt with in the civil law. Point number 2, civil court enforces, point number 2, civil court enforces violation of the rights and obligations, civil court enforces violation of the rights and obligation through civil suits, violation of rights and obligations through civil suits. Civil suits. Point number 3, civil law focuses on, civil law focuses on resolution of disputes, resolution of disputes rather than punishments, rather than punishment. नीचे the process and administration of civil law, the process and administration of the civil law, process and administration of civil law is governed by, is governed by civil procedure code, civil procedure code 1908, civil procedure code 1908 लिखा सबने? नीचे the civil law can be, for the next point, the civil law can be further classified into, the civil law can be further classified into point number A, contract laws, contract laws. Point number B, family laws, family laws. Point number C, property laws, property laws. And point number D, law of tort, law of tort. tort सुना है? टॉर्ट को क्या कहते हैं? सिविल रॉन्ग। अब वो बहुत बड़ा टर्म लगता है टॉर्ट बोला तो, सिंपल, तुमने अगर किसी को गुड्स बेचे और गुड्स डिलीवरी नहीं किया पैसे लेके, दैट इज अ टॉर्ट। इज इट वेरी क्लियर? इतना सिंपल है, ठीक है। लास्ट पॉइंट के अंदर लिख लेना, अब कौन सा पॉइंट में है? 6 पॉइंट के अंदर ये लिख लेना पूरा का पूरा ब्रैकेट, यहां से लेके यहां तक।
चलो डन एवरीबॉडी। तो यहाँ आपका सिविल और क्रिमिनल लॉ का डिस्कशन होता है खत्म। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? स्टार्ट करते हैं, फोकस करना। कल हमने क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, ये दोनों चीजों को हमने कल लिख लिया था, समझ भी लिया था क्रिमिनल सिविल लॉ क्या होता है, एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा था कॉमन लॉ क्या होता है। इज इट? बोलो हाँ है ना। पर कॉमन लॉ का हमने राइटअप नहीं किया था बिकॉज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सिक्वेंशियल फॉर्म में हम राइटअप कर रहे हैं, तो अगर आपका नोट्स और आपका मॉड्यूल एग्जैक्टली मैच हो पाए। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नाउ कॉमन लॉ कल हमने जो बोला था, इट इज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स, ठीक है, जो हम जैसे के वैसे मानते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर हमने देखा था डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिस। इज इट? स्टेयर डेसिस याद है ना? यस और नो? स्टेयर डेसिस का मतलब विच इज व्हाट डिसाइडेड शुड नॉट बी प्लीडेड अगेन। जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको आपने वापस से प्लीड नहीं करना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। और कोर्ट ऑफ लॉ ने भी ये याद रखना है कि जो चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं उसके ऊपर वापस से केस एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। सो नीचे हेडिंग डालिएगा कॉमन लॉ, नीचे हेडिंग डालिएगा कॉमन लॉ। The already decided case, the already decided case, that is judicial decision, that is judicial decision, or a precedent, or a precedent, precedent नहीं, precedent, Precedent, or a precedent is called as common law, is called as common law. Full stop. Point number 2, अजय बेटा अंदर कोई बाहर होगा तो। Point number 2, the judgment delivered by the Supreme Court, the judgment delivered by the Supreme Court or a high court, or a high courts are binding, are binding upon Indian territory, are binding upon Indian territory and also on the other court of laws, and also on the other court of laws, and also on the other court of laws. Full stop. Next point. The doctrine of stare decisis, the doctrine of stare decisis, stare decisis, the doctrine of stare decisis is the principle supporting, is the principle supporting, is the principle supporting the common law. It is principle supporting common law, which means to stand by, to stand by that, to stand by that which is already decided, which is already decided. Next point. The principle creates an obligation, the principle creates an obligation, principle creates an obligation on the court, on the court to follow the previous decisions, on the court to follow the previous decisions and rulings, to follow the previous decisions and the rulings, and not to entertain any case against it, to follow previous decision and rulings and not to entertain any case against it. Full stop.
अगेंस्ट इट लिखा सबने। अभी ये सेंटेंस मेरे को बिल्कुल लिखवाने की इच्छा नहीं है। वेयर द फैक्ट और सिमिलर ऑन ऑल फोर लेग्स विद द अर्लियर डिसीजन। का क्या है ये, क्या फोर लेग, ठीक है लिखो। तो आई आर ड्राफ्टिंग हियर। अब एक्चुअली जो लिखवा रहा हूँ उसका मतलब ऊपर वाला ही जो पॉइंट लिखवाया वही है कि सब फैक्ट अगर सेम है तो क्यों जबरदस्ती केस करना है, वही सेम ही चीज है। अभी लिखो उसको, अगर नहीं दिखा, उनको चार पैर नहीं दिखे तो वो मार्क्स नहीं देंगे तुमको। तो लिखो, इफ द फैक्ट्स आर सिमिलर, इफ द फैक्ट्स आर सिमिलर on all four legs, if the facts are similar on all four legs, the facts are similar on all four legs, as that of earlier decision, as that of earlier decision, then litigation shall not be accepted, then litigation shall not be accepted. Litigation shall not be accepted. Full stop. यहाँ पे आपका कॉमन लॉ होता है खत्म। इज इट वेरी क्लियर गाइस? चौथा टाइप का लॉ था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, क्या लगता है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल जस्टिस? सर नैसर्गिक न्याय। बोलो, व्हाट इज नेचुरल जस्टिस? हाँ, नैसर्गिक न्याय ना, वो तुम ना बोलो इसलिए मैंने पहले बोल दिया, ठीक है? सो एनीवन? ओके लेट्स सी। मेरे को एक दिन मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, मैंने भाई को धो डाला। हम बोलो, हेमंत खुश हो रहा है वो धोने के ऊपर, स्माइल दे रहे, बोले है। तो एक दिन मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, मैंने हेमा को धो डाला। इसका नाम नहीं है हेमा, किसका नाम है हेमा? इसका नाम है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। इसका नाम क्या है? सिद्धार्थ ना, सिद्धा को। सो एक दिन मैंने सिद्धा को दिया, सिद्धा को धो डाला, धनाधन धनाधन। अब अगर मैंने सिद्धा को धो डाला, सिद्धा मुझे पूछा क्यों मारा, बोला मेरी मर्जी, जी मूड किया। क्या ये नेचुरल जस्टिस है? अच्छा, इसके खिलाफ नेचुरल जस्टिस क्या होगा? ये मत बोलना सिद्धा ने मेरे को धोना चाहिए। नेचुरल जस्टिस, सिद्धा को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है? एक तो उसे मेरे को धोने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो उसका जितना उसको धोया उसके खिलाफ डैमेजेस मिलने चाहिए, उसका ईगो जो हर्ट हुआ है उसके खिलाफ उसको मानहानि का दावा मिलना चाहिए, बहुत सारे लोगों के सामने धोया तो और मानहानि का दावा मिलना चाहिए। दैट इज नेचुरल जस्टिस। बोलो हाँ है ना? अब नॉर्मल कॉमन मैन के लैंग्वेज में नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि न्याय मिलना चाहिए, बराबर है? पर लॉफुल लैंग्वेज में ये मतलब नहीं होता। लॉफुल लैंग्वेज में नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है, एक्चुअली थोड़ा अजीब है बट यही समझना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया यही है। लॉफुल लैंग्वेज में नेचुरल जस्टिस का मतलब इन्होंने दिया है कि अगर दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो गया, मेरे और सिद्धा के बीच में, तो जो जजमेंट है, जो न्याय है, वो हम दोनों में से कोई एक जन डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो किसी थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन ने डिक्लेयर करना चाहिए। नेचुरल जस्टिस में एक लैटिन मैक्सिमा है, नेमो जुडेक्सिन कॉसा सुआ। नेमो जुडेक्सिन काउसा सुआ, मतलब ऐसा वो लैटिन मैक्सिमा कम गाली ज्यादा लगता है, अरे काउसा सुआ, बोलो हाँ है ना? सो नेमो जुडेक्सिन क्या बोले एक बार, काउसा सुआ, जिसका मतलब ये होता है कि अगर दो पार्टीज में डिस्प्यूट है तो उन दोनों में से किसी को भी आपने जज नहीं बनाना चाहिए। द पर्सन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन केस। कोई भी पर्सन उसके खुद के केस में जज नहीं हो सकता, तो ही जाके जस्टिस मिल सकता है, तो ही जाके एक्चुअल जस्टिस मिल सकता है, जिसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। तो हम जो एज अ कॉमन मैन नेचुरल जस्टिस समझते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। करो करो करो, मौसम ठंडा हुआ नहीं कि तुम जाम हो जाते हो। लेट्स गो। सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कॉमन मैन के हिसाब से जो नेचुरल जस्टिस है वो है कि भाई साहब न्याय मिलना चाहिए, कि किसी भी एग्रीड पार्टी को न्याय मिलना चाहिए, बराबर है? सो बोलो, कॉमन मैन के हिसाब से किसी भी किसको मिलना चाहिए? एग्रीड पार्टी। पर लॉ के हिसाब से नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है?
थर्ड पर्सन ने न्याय देना चाहिए. अ पार्टी कैन नॉट बी जज इन हिज ओन केस. समझ में आ रहा है पक्का? इस हिसाब से ये थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के देखिए, नेचुरल जस्टिस वाला. उसके बाद में एक और लैटिन मैक्सिमम पेल दिया उन्होंने, ऑडियो अल्टरम पार्टेम. सुना है? हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी ऑफ राइट ऑफ फेयर हियरिंग. मतलब दोनों पार्टीज के ओपिनियन सुन लेने चाहिए कोई भी जजमेंट पास करने के पहले. चल पढ़ लिया सबने? सबको आइडिया आ रहा है क्या कहा जा रहा है? बोलो हाँ है ना. सो नॉर्मली अब जिसको नेचुरल जस्टिस नहीं पता वो एग्जाम में क्या लिख के आएगा? एग्रीड पार्टी को न्याय मिलना चाहिए. नहीं, नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि सिर्फ जो पार्टीज एट द हियरिंग है उसमें से कोई जज नहीं होगा और दोनों पार्टीज के ओपिनियन आपने सुनने के बाद ही जजमेंट ट्रांसफर करना चाहिए. सो नीचे लिखेगा पॉइंट नंबर 1. पहला पॉइंट हम ब्रैकेट में लिखेंगे सो एज टू मेक इट क्लियर. ये एग्जाम में जो मैं ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं वो नॉर्मली एग्जाम में लिखने का नहीं है. ठीक है? सो लिखना एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन मैन, ब्रैकेट में लिखिएगा एज अ कॉमन मैन. Natural justice means, as a common man, natural justice means, as a common man, natural justice means to get a justice for the aggrieved person. Natural justice means to get a justice for the aggrieved person. Full stop. उसी में continue. Bracket close नहीं करना है, रुको. Full stop. उसी में continue. However, this is not a meaning here. Or this is not a meaning here. Point number 2. In a lawful terms, in lawful term, natural justice means the fundamental principle, the fundamental principle fundamental principle of justice, of justice going beyond the written law. Fundamental principle of justice going beyond the written law. Next point, point number 3. The term can be explained in a Latin maxima. The term can be explained in a Latin maxima. Term can be explained in the Latin maxima. Inverted commas में nemo judex in causa sua. Nemo judex in causa sua. Inverted comma close. Which means one shall not be made judge in his own case. One shall be made judge या one shall not be made judge एक ही बात है. One shall not be made judge in his own case. Next point. ये लिखना हो गया. One shall not be made judge in his own case. लिखा सबने? Next point. The principle is also supported by. The principle is also supported by Audi ultrem partem. Inverted commas में Audi ultrem partem. Audi ultrem partem. Inverted comma close. Inverted comma close. Which means both the parties to litigation. Both the parties to litigation. Both the parties to litigation should be given
should be given an opportunity of fair hearing. Opportunity of fair hearing. Full stop. Last point. In nutshell, we can decide that all the facts shall be considered, and decision shall be given by independent person. Full stop. लिख लिया सबने? सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी होता है खत्म। यहाँ तक आइडिया क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ है ना। अब इसके बाद में हम जो डिस्कशंस के ऊपर जा रहे हैं वो है मिनिस्ट्रीज के डिस्कशन। तो नीचे हेडिंग डालिएगा मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैं मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको थोड़ा सा पहले ज्ञान दे दूं कि मिनिस्ट्रीज क्या होता है। आर यू गाइस रेडी? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना अच्छे से। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया देखा जाए, बहुत अच्छे से ध्यान देना, देखा जाए तो इंडिया में डिजिट्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं पर रफली बोल रहा हूं 53 मिनिस्ट्रीज है एंड 98 मिनिस्टर्स है, सॉरी 98 डिपार्टमेंट्स है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इस देश की सरकार। जैसे आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज मैनेज बाय राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारामन, प्राइम मिनिस्टरियल ऑफिस नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्ट्री मोटा भाई अमित शाह जी। बोलो हाँ है ना, ये सुना है। ये सारी की सारी क्या है? मिनिस्ट्रीज। ऐसे इंडिया में कितने मिनिस्ट्रीज है? 53। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज तो नितिन गडकरी। बोलो हाँ है ना। ऐसे इंडिया में 53 मिनिस्ट्री है, अलग अलग कैटेगरीज को मैनेज करने के लिए, जिनके अंदर वर्क करते हैं 98 डिपार्टमेंट्स। सारे के सारे मिनिस्ट्री का एक सिंगल हेड होता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या बोले एक बार उसे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ऑब्वियसली जो मिनिस्ट्री का हेड है उसे प्राइम ही बोला जाएगा ना, सो दैट्स व्हाई द नेम इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? और प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो वर्क करते हैं उन्हें कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जैसे अमित शाह इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, राजनाथ सिंह इज अ कैबिनेट मिनिस्टर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो सपोर्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ क्या बोले एक बार उसे? स्टेट। इनको प्यार से बोला जाता है मॉस। क्या बोला जाता है? मॉस, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? अब इस प्रकार से हमारा पूरा स्ट्रक्चर चलता है। नॉर्मली कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में 53 मिनिस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है और 98 डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं पूना से मुरलीधर मोहोळ जो पूना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूना से हमने जिनको इलेक्ट किया 2024 में, ही बिकम अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उनको इस बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट में एक्चुअली पोजीशन दिया गया है। वी विल सी दैट, डोंट वरी। अब समझो ये जो मिनिस्ट्रीज है 53 मिनिस्ट्रीज, इनके अंदर प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई स्पेशल रिपोर्टिंग चाहिए कि इन 53 मिनिस्ट्रीज में से एक दो मिनिस्ट्रीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को खुद को ध्यान रखना है, तो स्पेशल रिपोर्टिंग अगर प्राइम मिनिस्टर मांगते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो अपॉइंट कर सकते हैं मॉस आईसी। क्या बोल सकते हैं? मॉस आईसी। व्हाट इज मॉस आईसी? द मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब ये मिनिस्टर का जिंदगी का एक ही मकसद है कि जो कुछ चल रहा है उसको देखे, उसको संभाले और स्ट्रेट अवे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे। देखो नॉर्मल मॉस जो है, नॉर्मल मॉस, they will report to the cabinet ministers, they will report to the cabinet minister, but MOS IC will directly report to the prime minister and cabinet minister also reports to किसको बोले एक बार? prime minister. Are you guys understanding?
दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर गोज इन इंडिया रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री। यहां तक आइडिया क्लियर है? एक बार इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फोकस करना अच्छे से, लेट्स गो। तो अगर मिल गया अपने को तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो भगवान भरोसे। देखने की इच्छा है, नहीं इच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज, आई होप सो इसमें होना चाहिए, नहीं में होना। हाँ, अबे पहले ही वेबसाइट खुल गया, बहुत अच्छा वाला, शानदार। एज यू कैन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मित्रों, मेरे प्यारे देश का वासियों, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी, ये खुद में 3 मिनिस्ट्री हैंडल करना। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मुझे बताओ, प्राइम मिनिस्टर ने एटॉमिक एनर्जी क्यों हैंडल करना? अरे बोलो, मोदी जी साक्षात पूछ रहे हो तुमको, क्यों प्राइम मिनिस्टर एटॉमिक एनर्जी? आपने नॉर्मली देखा होगा किसी भी देश में एटॉमिक एनर्जी का जो मिनिस्ट्री है वो प्राइम मिनिस्टर ही हैंडल करते। पूछो क्यों? एक आधे ने खुद ने बम बना के भेज दिया तो? ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी के सारे क्लियरेंसेस प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? आपको एक खतरनाक चीज बोलूं, जीवन में चलेगा? सुनना चाहोगे? दुनिया में सबसे ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब कौन से देश के पास है? यूएस और रशिया कंपटीशन में, दोनों के पास 3,000 प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। 3,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स, विच इज इनफ टू डिस्ट्रॉय एंटायर कॉन्टिनेंट। देश भी नहीं, कॉन्टिनेंट। मतलब एक्चुअली यूएस के पास जो 3,000 एटॉमिक बॉम्ब्स है वो रशिया को पूरा उड़ाने के लिए सफिशिएंट है, और रशिया ने भी जो 3,000 बनाए वो पूरे यूएस को ऊपर से नीचे तक उड़ाने के लिए सफिशिएंट है। और इसके साथ में रशिया के पास एक और चीज है, कोल्ड वॉर से। आपने देखा हो यूएस और रशिया का वॉर बहुत सालों से चल रहा है। कोल्ड वॉर से रशिया के पास एक चीज है, अब रशिया का सबसे बड़ा लैंड मास है पूरी दुनिया में। इतना बड़ा है रशिया की वहां पे 3 टाइम जोन्स चलते हैं। 3 टाइम जोन्स, हम एक ही टाइम जोन में चलते हैं, वो 3 टाइम जोन में चलता है। मतलब रशिया का ही एक पर्सन जब सो रहा होगा, उधर रशिया का दूसरा पर्सन काम कर रहा होगा दिन में। इतने टाइम जोन है। तो रशिया के पास एक टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इसको डेवलप करके रखा है, उसको बोलते हैं डेड हैंड। क्या बोलते हैं? डेड हैंड। क्योंकि रशिया को कोल्ड वॉर से एक थ्रेट है कि अगर यूएस एक साथ पूरे 3,000 न्यूक्लियर बॉम्ब उसके ऊपर छोड़ दे तो रशिया के सारे लोग मर जाएंगे। पर रशिया ऐसे मरना नहीं चाहता। तो रशिया ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी बनाई जिससे उनके जो रडार सिस्टम्स है, अगर उनके मैप के ऊपर रशिया के टेरिटोरी में किधर भी न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस अगर वो रडार सिस्टम ने पकड़ लिए, तो रडार सिस्टम ऑटोमेटिकली पूरे 3,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक्टिवेट कर देगा ऑटोमेटिकली। और अगर वो 3,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, और सारे जो 3,000 न्यूक्लियर हेड एक्टिवेट होंगे वो सारे के सारे टारगेटेड रहेंगे यूएस की तरफ। ये उन्होंने टारगेट सेट करके रखे हैं एक्चुअली। और वो 3,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स को अगर रोकना है तो रशियन प्राइम मिनिस्टर या रशियन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का इंटरवेंशन लगता है। अगर इन दोनों ने इंटरवेंशन नहीं किया तो वो न्यूक्लियर मिसाइल ऑटोमेटिक यूएस के डायरेक्शन में फायर हो जाएंगे। ये उन्होंने क्यों बनाया पता है? क्योंकि अगर यूएस ने 3,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स डाल के रशिया के हर एक आदमी को खत्म कर दिया, इवन प्राइम मिनिस्टर, इवन देयर सेक्रेटरी, तो रशिया के सारे लोग मरने के बाद भी वो यूएस को मार देंगे। क्योंकि रोकने वाला जो सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर है, अगर दोनों मर गए मतलब तो रशिया खत्म ही है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इंटरवेंशन कोई वो रडार सिस्टम में करेगा नहीं, इंटरवेंशन करेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक वो सारे के सारे डायरेक्टेड यूएस को ही है। इस रीजन की वजह से रशिया और यूएस कभी झगड़े करते नहीं। छोटे मोटे कोल्ड वॉर चलते वो एजेंट वेजेंट लेवल के ऊपर पॉलिटिकली एक दूसरे को मारा मारी करते हैं, पर कभी डायरेक्ट वॉर के अंदर आते नहीं है, क्योंकि दोनों को मालूम है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? अब ये जो पावर है ये किसके हाथ में होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर। एक आधे सेक्रेटरी वगैरह के हाथ में और किसी के हाथ में दे दिया, उन्होंने एक दिन उसने बम 2-4 पैग लगा लिए, फाइट साला यूएस, बूम। अरे बोलो हाँ है ना? आज तो तेरा भाई गाड़ी नहीं, प्लेन नहीं, मिसाइल चलाएगा।
Are you guys understanding? Yes or no? So normally atomic energy is always with the prime minister. Is it very clear? अब आप उसके नीचे देखिए, सबसे मेन मिनिस्ट्री स्टार्टिंग में आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह. दीज आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स. दीज आर कौन सा मिनिस्टर्स? कैबिनेट. देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, अमित शाह जी. देन देयर इज नितिन गडकरी जी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. देन श्री जगन्नाथ प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश रेड्डा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. शिवराज सिंह चौहान, ये पहले आई गेस एमपी के चीफ मिनिस्टर थे. दैट इज एग्रीकल्चरल, फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट. निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जयशंकर. देन मनोहर लाल, और फिर पीयूष गोयल है, और काफी सारे जाने माने नाम आपको इसके अंदर दिखेंगे. दीज आर ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है. ज्योतिरादित्य सिंधिया, वन ऑफ द फेमस पर्सन, सिंधिया घराने से. बाकी सारे बहुत सारे. अब इसमें आप देख सकते हो लड़कियों के फेवरेट चिराग पासवान, वो भी दिए हैं यहाँ पे. लड़कियों जानते हो चिराग पासवान? तुम जीव क्या देखोगे, क्या लड़कियां बनोगे तुम आगे. उसके बाद में आते हैं मॉस आईसी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या बोले एक बार जोर विद द इंडिपेंडेंट चार्ज. आपको पता है लास्ट इलेक्शन 2024 में चिराग पासवान, मतलब जब बीजेपी जीता था, पूरी पब्लिक, सारी दुनिया देख रही थी प्राइम मिनिस्टर को, सिर्फ लड़कियां देख रही थी चिराग पासवान को. समझ में आ रहा है सबको? लेट्स गो. सो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, मॉस आईसी मतलब किसने अपॉइंट किया होगा? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ऊपर मॉस आईसी इन्होंने अपॉइंट करके रखे हैं. देन नॉर्मल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, और ये उनके सबके नाम. इसके अंदर आप देखो मुरलीधर मोहन जी किधर है, इधर गए, ये देखो मुरलीधर मोहन. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सिविल एविएशन, मतलब ये है अमित शाह जी के नीचे. कोऑपरेशन कौन संभाल रहा है? अमित शाह जी संभाल रहे हैं ना, हाँ है ना. सो दिस इज द मुरलीधर मोहन, पूना एमपी से, जो जिन्होंने एक्चुअली मिनिस्ट्री होल्ड किया है. ये है आपके 53 मिनिस्ट्रीज एंड लगभग 98 डिपार्टमेंट्स के हेड्स. इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सुनो. अब हमको इसमें से कितने मिनिस्ट्रीज पढ़ने हैं? पूछो कितने सर? हमको इसमें से पढ़ना है सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इसके सिवा अपना कुछ हो नहीं सकता. ऐसे सुस्त रहता नो, आज रिप्लाई दोगे कल बोलू अभी इसको. दूसरा वाला हमको पढ़ना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बिकॉज हम कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोटा भाई वाला भी डिपार्टमेंट पढ़ने का है. ठीक है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बिकॉज हम लॉ पढ़ रहे हैं. और फिर उसके बाद में हम एक्चुअल अथॉरिटीज पढ़ना शुरू करेंगे. इज इट वेरी क्लियर? तो फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा वो जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये आप ड्रॉ करके रखिए. गो फॉर इट फर्स्ट. स्टार्ट करें. अब नीचे बहुत प्यार से हेडिंग डालिए. सबसे पहले मिनिस्ट्री का कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कौन संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? निर्मला दीदी. बुलाती है पर जाने का नहीं, पर एक आधी बार दीदी लेके भी जाती है. ठीक है. लेट्स गो. तो स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आर यू गाइस रेडी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन कौन सी चीजें हैंडल करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड चीजें, करेंसी रिलेटेड चीजें, बैंकिंग रिलेटेड चीजें, इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड जो भी चीज कनेक्टेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करेगा. ठीक है. इजी पीजी है, एक पॉइंट लिखते जाते हैं, आपको समझ में आएगा. अच्छा होल्ड. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर जॉब चाहिए तो क्या करना पड़ता है? यूपीएससी. यूपीएससी की एग्जाम पास करनी है, और उसके बाद में आपको जॉब मिल सकता है आईएफएस, आईएएस, आईआरएस, सॉरी आईपीएस, आईआरएस. उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एंटर कर सकते हो. ठीक है. सो नॉर्मली ये जितने भी मिनिस्ट्रीज है उन सबके अगर आपको जॉब्स पोजीशन होल्ड करने हैं तो आपको यूपीएससी करना चाहिए. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? किसी को करना है? सर यार ये करते करते जिंदगी झंड हो गई. आपको जेन्युइनली बोलूं, मस्ती मजाक तो ठीक है. क्या हुआ? नहीं नहीं, आप सुनना ही है. आपको सुन के बहुत खतरनाक लगेगा. ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो सीए करने के बाद यूपीएससी किए, और वो बहुत ताकत से. इस बार यूपीएससी के पहले 3 रैंक्स देखना. पहला और दूसरा रैंक चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले है. सीए कंप्लीट किया और बाद में यूपीएससी दिया, और ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट सेकंड रैंक लाया. ऑल ओवर इंडिया मतलब उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रेड के क्लास 1 ऑफिसर के भी अपेक्स पोजीशन इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफर की गई है.
पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, पूरा खानदान हलवाई में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये लोग करते हैं, मजाक की बात नहीं है ये। मतलब भाई साहब, और ऐसा नहीं कि लड़के लड़कियां दोनों करते हैं ये। इसके पहले मतलब आप YouTube के ऊपर आप कभी जाके सर्च करना, वो रील वील देखना एक आधी बार थोड़ा सा स्किप करो। YouTube पे जाके सर्च करो चार्टर्ड अकाउंटेंट पासिंग यूपीएससी एग्जाम गिविंग इंटरव्यूज। जो यूपीएससी के इंटरव्यूज है वो उसके अंदर सीए बैठे हैं पास हुए हुए और यूपीएससी के इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको जेन्युइनली बोलता हूँ, अगर आपने सीए पास कर लिया 21-22 की उम्र में, चलो 22 की उम्र में भी पास कर लिया तो भी 25 तक पढ़ते रहना। बिकॉज सिर्फ सीए कंप्लीट करोगे मैक्सिमम पहुंचोगे स्टार्टिंग में 10-15 लाख के पैकेज के ऊपर। जब तक चलो आप पास हो जाओगे आप 15-20 लाख के पैकेज के ऊपर पहुंचोगे। पर अगर तुम्हारे पर साथ में इन्फ्लेशन भी तो वैसा ही बढ़ेगा ना। पर अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुमको कुछ ऐसा करने का है कि जिंदगी में सारे सपने 30-35 ईयर्स ऑफ एज के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, तो आपको कुछ तो भी स्पेशलाइजेशन करना जरूरी है। बनो सीए, बनो कैट दो, आईआईएम में जाओ, सीए बनो, यूपीएससी दो, आईएएस आईएफएस आईपीएस बनो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज करते हैं, आप इसको मजाक मत समझना। मैं अगर आपको गूगल के ऊपर अगर अभी डाटा आता है तो कुछ बताना चाहूंगा जो मुझे नाम याद है। दिस मतलब ये गूगल गूगल के ऊपर फेमस वाला केस है ये। सी दिस, हरियाणा से एक लड़की थी रुचिका कटियाल। शी इज क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टर्न्ड आईएएस ऑफिसर 2012 के बैच के अंदर। यूपीएससी में AIR 5 सिक्योर किया था लड़की ने। ठीक है? आप अगर चाहो तो ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर यूपीएससी टॉपर, आप यूट्यूब के ऊपर भी जाओ, सीए गिविंग यूपीएससी इंटरव्यूज, ये देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्स टू गिव यूपीएससी इंटरव्यू, सीए टू आईएएस। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद भी आईएएस करने का क्यों सोचा? देयर आर मेनी इंटरव्यूज। ये क्या ऐसा जिंदगी में हो गया तुम्हारे कि सीए बनने के बाद भी तुम ये सोच रहे हो तुमको आईएएस बनने का है? सी दिस इज व्हाट इज समथिंग एल्स, एलिट लेवल। सीए तो चलो बनेंगे, सीए बनेंगे, पॉसिबली बहुत अच्छे से कमाएंगे भी, पर तुमको अनसंट लेवल पे पहुंचना है तो ये ऐसा कुछ तो भी जीवन में करना जरूरी है। सर आपने क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है मैंने करने की कोशिश नहीं की, मैंने CFA लेवल 1 क्रैक किया है, मैंने यूपीएससी प्रेम्स क्रैक किया है। पर उसके बाद में मेरे को मेरा पैशन समझ में आया, जिंदगी में कुछ भी कर लूँ मैं टीचर ही बनने वाला हूँ। ठीक है? और मैं टीचिंग ही बहुत पहले से बहुत अच्छे से करता था। ये सारे गांव मैंने जॉब किया 1.5-2 साल तक, लिस्टेड कंपनी से मेरे को अच्छे अच्छे ऑफर आ चुके थे। और इसके बाद में मैंने डिसाइड किया मैं पढ़ाने में बहुत खुश रहता हूँ। ठीक है? पढ़ाता हूँ तो मेरा दिमाग शांत रहता है, मेरा फ्रस्ट्रेशन मैं बच्चों पे निकाल सकता हूँ। इज इट यस और नो? जोक्स अपार्ट, बट आई एम पैशन, बाय पैशन आई एम अ टीचर। तो मैं अब यूपीएससी करूँ तो भी मैं शायद टीचर ही रहूंगा। मैं कुछ भी करूँ, हो सकता था अगर यूपीएससी कर लूँ तो यूपीएससी का टीचर हो जाऊँ। बट आई नो दैट बाय पैशन आई एम अ टीचर, तो मैं करके भी कोई फायदा जीवन में है नहीं। अच्छा ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया, सब ट्राई करके ही ये समझ में आया, क्योंकि मैं हूँ मराठी मीडियम फैमिली, मराठी मीडियम और मराठी फैमिली से मिडिल क्लास, जहाँ पे सपने देखे जाते हैं 11 ते 5 गवर्नमेंट जॉब। ठीक है? तो अब उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके यहाँ तक आने के लिए भी मेरे को घर वालों से लड़ना झगड़ना वो सब चीजें करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया है। यूपीएससी का सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ लिया था, प्रेम्स क्रैक कर लिया था, मेंस के लिए जाने वाला था, तब ऐसा लगा कि जीवन में करके भी क्या करूं। प्रोबेबली 1-2 अटेम्प्ट फेल होता था, पर मेरे को ये पता था कि सीए जो कर सकता है और 5 साल जिसको पढ़ने की आदत लग गई उसको और 2 साल पढ़ना क्या बड़ी बात है। और उसमें से ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर्ड होते, कॉमर्स वाले 3 सब्जेक्ट होते। ठीक है? लिखने की आदत ऑलरेडी लग चुकी है, जीवन ऑलरेडी झंड है, 15 घंटे पढ़ने की आदत वैसे ही लग चुकी है। और क्या बुरा हो जाता था यूपीएससी करता था तो? इज इट वेरी क्लियर? अच्छा मैंने कैट के भी क्लासेस लगाए थे, पर कैट के क्लासेस लगाने के बाद में मेरे साथ में एक हादसा हो गया। जो कैट का टीचर था वो एक दिन डिप्रिसिएशन पढ़ा रहा था, मैं सीए फाइनल पे था। उसने कैट के डिप्रिसिएशन के अंदर एक प्रॉब्लम दिया, मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने एक छोटा सा क्वेरी पूछ लिया, डिप्रिसिएशन कौन से मेथड से, SLM या WDV? वो बोले ये क्या पूछ रहे हो? मैं बोला टाटा बाय बाय, कल से मैं नहीं आने वाला, क्योंकि जाके करूँ क्या, जहां का टीचर ही ऐसा है उससे मैं क्या गेन लूँ। ठीक है? उसने मेरे क्वेश्चन को उड़ा दिया। अब मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि भर्ती चलती क्लास के अंदर भाई टीचर के साथ में कुछ जबरदस्ती, वो भी इज्जत इज्जत से पढ़ा रहा है। एंड बाय पैशन आई नो दैट कि
प्रोबेबली उसको नहीं पता होगा, उसकी क्या गलती है? प्रोबेबली कैट वालों को शायद नहीं पता SLMWDV क्या होता है। ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस। तो मैंने उसको पूछा SLMWDV क्या है, उसको लगा मैं फ्रेंच में बात कर रहा है, तो उसने मेरे को आंसर नहीं दिया, सवाल को उड़ा दिया। दूसरे दिन मैंने बंद कर दिया, बोला जाके फायदा नहीं है जिंदगी में। इज इट वेरी क्लियर? तो ऐसा नहीं है, तुम्हारा टीचर ट्राई करके आया है। अब ये पैशन पैशन की बात है। हाँ, तुम अगर मुझे ऐसा बोलते हो सर ये IAS वायस छोड़ो, मेरा पैशन है प्रैक्टिस करना, तो भाई जीवन में मैं तुमको कभी भी बोलूंगा पैसा कमाने से ज्यादा तुम फॉलो करो पैशन। तुम अगर पैशन फॉलो कर लोगे पैसा आ जाएगा, और ज्यादा बड़ी बात है तुम खुश रहोगे, जो कर रहे हो उसमें खुश रहोगे। ऐसा पैसा कमा के भी क्या फायदा जब 12 घंटे तुम खुद को भी कोस रहे हो, बॉस को भी कोस रहे हो, कंपनी को भी कोस रहे हो, दुनिया को भी कोस रहे हो, और पूरा फ्रस्ट्रेशन घर जाके बीवी बच्चों पे निकाल रहे हो। इज दैट अ लाइफ? दैट इज नॉट अ लाइफ। ठीक है, वो पैसे के मामले में सब ठीक लगता है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जिंदगी के जब 20-30 साल गुजर जाते हैं ना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन में, वो एटलीस्ट 10-12 साल के बाद कॉलिंग आना शुरू होता है कि ये समय वेस्ट हो गया। मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ऐसा बिल्कुल जीवन में कभी नहीं लगा कि मेरा कोई भी, भले अप्स एंड डाउन आए, वाइट सिचुएशन आए, अच्छे सिचुएशन आए, क्रीम से क्रीम एरियाज देखे, डाउनवर्ड से डाउनवर्ड एरियाज देखे, बट आई एम हैप्पी अबाउट एवरी सिंगल थिंग। या बुरा सा बुरा हुआ तो भी मैं खुश हूँ, और अच्छे से अच्छा हुआ तो भी मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपका पैशन ऑलरेडी डिसाइडेड है, परस्यू योर पैशन। लेकिन अगर आपका पैशन डिसाइडेड नहीं है, परस्यू दीज थिंग्स। एटलीस्ट यू शूट फॉर द मून, यू विल ऑलवेज लैंड इन स्टार्स। ठीक है, मतलब मून पे भी चले गए तो भी तारों में हो, और मून पे नहीं जा पाए फिर भी तारों में ही लैंड करोगे। तो टारगेट कुछ जीवन में रखो ना, तो ऐसा रखो। मैं मेरा एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैं और अभिषेक सर हम एक ही फर्म से बिलोंग करते हैं, बीके खरे एंड एसोसिएट्स। ठीक है, हमारे फर्म में एक बंदा था, नाम नहीं लूंगा, नाम नॉर्मली हम लेते नहीं। वो बंदे ने CA कंप्लीट किया 21 ईयर्स ऑफ एज में। ठीक है, अब 21 ईयर्स ऑफ एज में उस वक्त CA कंप्लीट करना करते थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड बनते थे। मैं खुद फाइनल सेकंड अटेम्प्ट चार्टर्ड हूँ, और मैं 21 ईयर्स ऑफ एज में कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मेरे को एक साल एकेडमिक एडवांटेज था बेसिकली। सो उसने CA कंप्लीट किया 21 ईयर्स ऑफ एज में। बाद में उसने दिया कैट। कैट दिया, बंदे का कुछ तो भी पहले 400-500 में रैंक आ गया कैट पे। MBA में उसने ज्वाइन कर लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, फर्स्ट नंबर का कॉलेज MBA का ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, वो भी स्कॉलरशिप बेसिस पे, क्योंकि CA था तो IIM वालों ने उसके लिए रेड कारपेट बिछा के रखा था। क्योंकि CA बनने के बाद IIM करने आ रहा है, मतलब एक्चुअली वो IIM अहमदाबाद की पैकेज सैलरीज के जो डिमांड है उसको हाइक करने वाला है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा कंपनी आएगा वो देखेगा भाई CA और IIM है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा ही पैकेज देंगे ना भाई, नॉर्मल IIM से। बोलो हाँ है ना? तो IIM वालों ने रेड कारपेट बिछा दिया कि भाई तू हमारे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये ऑन एन एवरेज 1.5 टाइम्स पैकेज ज्यादा लेके जाएगा उनके पूरे के पूरे क्रेडिट से, जिससे एवरेज पैकेज ऑफ दैट कॉलेज इंक्रीजेस। वो बंदा प्लेस हुआ 2011 में, 2011 जब मैंने टीचिंग करना शुरू किया, 2 साल बाद आफ्टर मेकिंग बिकमिंग अ चार्टर्ड। उसका स्टार्टिंग पैकेज था 72 लाख रुपीज पर एनम 2011 में। आज के डेट में मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए पर एनम है। अंडरस्टैंडिंग? जिंदगी के जितने भी सपने हैं ना, पहले 5 साल में उसके खत्म हो गए होंगे। 26वें साल के इस तक के उसके पास लग्जरी कार, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी सब जो लग्जरी जिंदगी में हो सकती है दुनिया में सारी हो गई होगी। ऐसा कुछ सोचो। अब ये कैट के थ्रू आ सकता है, UPSC कर लो तो ये सब आ सकता है। ये तुमको गवर्नमेंट खुद ही देती है, तुम्हारे रहने खाने पीने जीने का सारा खर्चा गवर्नमेंट कंप्लीट करती है। तुम व्हाइट में जितना कमाते हो वो टोटली तुम्हारे सेविंग्स में जाता है। तुम्हारे गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती आ जाती है, सर्वेंट्स के नाम पे तुमको झुंड मिलता है, झुंड। एक सर्वेंट नहीं मिलता है। तुम्हारा गाड़ी चलाने वाला अलग, तुम्हारा केयर टेकर अलग, तुम्हारे नौकर दो, तुम्हारे गार्ड्स दो। मजाक चल रहा है जीवन में? ये व्हाइट की कमाई की बात चल रही है। बाकी तुमको मालूम है फिर दुनिया किधर जा सकती है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो ये भी हो सकता है। हाँ, तुम्हें ये नहीं पता, ये नहीं पसंद, मत करो गलत धंधे। कौन बोला? अमितेश कुमार करके एक बहुत अच्छा IAS ऑफिसर था, और भी ऐसे बहुत IAS ऑफिसर है। हमें अब इतना व्हाइट कॉलर अमितेश कुमार करके IAS ऑफिसर बहुत ही ज्यादा क्लीन है ऐसे नहीं। हाँ, अजय समथिंग, अजय नाम क्या है, अजय खेमका। ओके, अजय खेमका प्रोबेबली, जहां तक मेरे को याद है। इनका ट्रांसफर गवर्नमेंट ने 63-70 टाइम्स किया होगा। मतलब आई डोंट नो, मतलब यहां से वहां सिर्फ घुमा रहे उनको पूरे देश में। क्यों? क्योंकि क्लीन चिट कैरेक्टर, बंदा कभी खाएगा नहीं, किसी को खाने देगा नहीं, तो पॉलिटिकल पर्सन उसका कंसिस्टेंट ट्रांसफर करते रहते। इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये टूरिज्म जैसा घूम रहा है पूरे इंडिया में।
बिकॉज इसको कुछ करना नहीं है, जो भी घूमना है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बेसिस पे घूमना है, गवर्नमेंट की गाड़ियों में घूमना है, रेसिडेंशियल क्वार्टर गवर्नमेंट के ही होते हैं, और आईएएस और क्लास 1 ऑफिसर के क्वार्टर ऐसे थोड़ी होते हैं, सारे के सारे 5 स्टार होते हैं, सर्वेंट्स उतने ही मिलने, काम उतना ही मिलना है, सब कुछ वैसा ही होना है। हाँ, सिर्फ कुछ एरियाज रिस्की होते हैं, कुछ नक्सलाइट्स वाले एरियाज होते हैं, कुछ अच्छे एरियाज होते हैं, कुछ क्रीम एरियाज होते हैं, कई कमाई का साधन होते हैं, कहीं नहीं होते। आप अगर क्लीन रहना चाहते हो तो क्लीन रहो, टूरिस्ट बन जाओ, पूरे इंडिया में घूमते रहो। और आप अगर खाने पीने के शौकीन हो, जी अकॉर्डिंग टू मी, आज के डेट में जिस तरीके से दुनिया चल रही है, देर इज नो राइट एंड रॉन्ग। सिर्फ इतना ट्राई करो कि अपने वजह से किसी को डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर किसी को बिना डैमेज किए पैसा कमाया जा सकता है तो मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा कमाना चाहिए, बिना किसी को डैमेज किए। ठीक है, किसी को तुम्हारे पैसे की वजह से डैमेज नहीं होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में अगर बनता है तो कमाना चाहिए, क्योंकि लोग तो डैमेज करके भी कमा रहे हैं। इज इट वेरी क्लियर? उतना इंटेलेक्ट साफ होना चाहिए कि मेरे को ये करने का है। पर तुम अगर यही सपना लेके बैठोगे कि मेरे को सिर्फ सीए बनना है अगले 5 साल में, बन जाओगे, पैसा भी कमा लोगे, स्टेबल लाइफ भी मिल जाएगी। पर अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, बड़े सपने के लिए बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी ताकत भी लगती है। ठीक है, उस छोटी चीजों के साथ में नहीं हो सकता। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सीए बनना गलत है, हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बड़ी बहुत बुरी बात, मैं खुद सिर्फ सीए हूं, तो मैं कैसे, अब जो सिर्फ सीए बन सकता है वो नहीं कमाता ऐसा नहीं है। लोग लीगेसी वाला प्रैक्टिस उठाते हैं, 10-10 15-15 साल वाट लगा देते हैं। मैंने आपको बोला था एक बंदा टीडीएस के काम करता है, सिर्फ 150-200 करोड़ का टर्नओवर होगा उसका टीडीएस का, मजाक कर रहे हो तुम? सिर्फ सीए, ओनली सीए। अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क, योर पोटेंशियल एंड योर स्मार्टनेस। ठीक है, सिर्फ तुम्हें एडिशनल एजुकेशन से वो हार्डवर्क स्मार्टनेस इमीडिएटली रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन अगर तुम खुद का कुछ करना चाहोगे या सिर्फ सीए के बेसिस पे करना चाहोगे तो ये रिजल्ट दिखने में समय लगेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यू डिसाइड व्हाट नीड टू डू। ठीक है, अगर तुम सिर्फ सीए भी बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, प्रोबेबली हो सकता है तुम्हारा जिंदगी का गोल ही वही है कि नहीं भाई, हैप्पी फैमिली, खुश फैमिली, जितना सफिशिएंट हो उतना पैसा कमाऊं, और जो मेरे पास समय बचता है मैं मेरे घर वालों के साथ में, मेरे फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से एंजॉय करूं। मेरे सारे दोस्त सिर्फ सीए है, पर बैलेंस लाइफ जीते हैं। व्हाट इज बैलेंस लाइफ? घर पे मस्त समय दे रहे हैं, जॉब को अच्छे से समय दे रहे हैं, अपना अपना शिफ्ट कंप्लीट करते हैं, जितना पैसा आते हैं वीकेंड्स को वीकडेज में अच्छे से उड़ाते हैं, कोई लग्जरी में कोई कमी नहीं है। हाँ, एकदम सुपरफिशियल लग्जरी किसी के पास नहीं, तो जितना जरूरी है किसी इंसान के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए, उससे तो अच्छा और ज्यादा ही कमा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है, नॉट अ बिग डील। पर तुम अगर कुछ करना चाहते हो, कहीं अपना मार्क क्रिएट करना चाहते हो, तुम्हारे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा कमाना चाहते हो अभी तक के 7 पुश्तों के अंदर, तो फिर ऐसा कुछ करना जरूरी है, इसके सिवा बात नहीं बन सकती। और दूसरी बात बताओ, इसमें तुम्हारा एडवांटेज क्या है? 5 साल तुमको मार मार के पढ़ने का आदत लगा दिया है, बराबर है? सीए जब तक बन जाओगे 5 साल तक के, तो ऐसा हो जाएगा कि 12 घंटे की पढ़ाई वॉज लाइक जस्ट लाइक दैट। बोलो हाँ, है ना? सो तुम 5 साल की इतना, तुम 12-13 घंटे की पढ़ाई तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात, और जेन्युइनली बोलो तो 12-13 घंटे की मिनिमम पढ़ाई के पहले तुम सीए बन ही नहीं सकते। जब तुमको 12 से 15 घंटे की पढ़ाई की आदत लगेगी, मैं ये नहीं बोल रहा क्लास, तुम क्लास गिन के नहीं, क्लास छोड़ के सेल्फ प्रिपरेशन 12-15 घंटे डेली लाइब्रेरी में बैठ के या खुद के टेबल पे बैठ के 12 से 15 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। जब ये आदत लग जाएगी, और वो भी एक्टिवली, ऐसा नहीं मन मार के बैठे हुए है मुंडिया डाल के, नहीं, खुद के मन से पूरा 12 से 15 घंटे का आप पढ़ाई का आउटपुट निकाल सकते हो, उस दिन तुम वैसे ही सी हो। देन इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और अगर किसी को ऐसी आदत लग गई 12 से 15 घंटे की पढ़ाई की, मेरे को बताओ दुनिया का कौन सा एग्जाम है जो इतने पढ़ाई के अंदर नहीं क्रैक हो सकता? व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम इज देयर जो 15 घंटे की पढ़ाई में क्रैक नहीं हो सकता, या 12 घंटे की पढ़ाई में क्रैक नहीं हो सकता? ये कुछ नहीं है। वो AIR 5 लेके आई है लड़की, और ये जब AIR 5 लेके आई, मेरे को मालूम है ये लड़की ENY में जॉब कर रही थी दिन भर। अब उसका रिकॉर्ड देखना, रुचिया कटियाल का, सीए बनी, 2 साल ENY में जॉब किया, ENY बिग 4 के जॉब के साथ पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक किया इसने। अब बिग 4 तुमको मालूम है वो इतना काम देते हैं कि इंसान की सुसाइड करने की इच्छा हो जाती है, उसके साथ वो लड़के नहीं, चलो होगी शार्प, मत लाओ AIR 5, AIR 500 लाओ, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 वाला रैंक, उससे भी नीचे 500, 500 AIR में भी IAS ऑफिसर या IRS रेवेन्यू सर्विसेज कमिश्नर वगैरह तो बनी जाओगे इनकम टैक्स की। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? तो अगर हाँ, ये सिर्फ किसके लिए,
जिसको जीवन में बहुत कुछ भारी का करने का है, जिसको स्टेबल लाइफ करनी है, बस बस फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड बन जाओ, अच्छा खासा जॉब ले लो। जिसके घर पे ऑलरेडी सेटल्ड प्रैक्टिस है, तुमने तो दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। नहीं सर मैं खुद के भरोसे पे कुछ, वो सब बाजू में। खुद के भरोसे करना है तो एग्जिस्टिंग जो घर वालों की सेट प्रैक्टिस है उसके 10 ब्रांचेस खोल, 10 अलग अलग सिटीज में खोल और उसको चला। क्या वो खुद के भरोसे पे नहीं है क्या? तुम्हारे घर पे लेगेसी प्रैक्टिस है, घर वालों ने बना के रखी है 20-25 करोड़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे को नहीं समझ में आता तुम्हें तुम नहीं सर मेरा खुद का क्या वजूद है, अरे बढ़ाना भाई उसको। ये बिग फोर क्या क्या एक जनरेशन ने बने हैं क्या? क्या लगता है ये चारों बिग फोर एक जनरेशन ने बनाए? वो जनरेशन जनरेशन मिलके कहां जाके बिग फोर बने हैं? तो बना तेरे फर्म को बिग फोर के लेवल का। वो तो खुद के भरोसे पे हो सकता है ना। है तुम्हारे पास जनरेशनल प्रैक्टिस, चलो 10-20-50 करोड़ की, बना बिग फोर उस फर्म को। अगर तुम्हारे घर पे फर्म है तो क्या वो खुद के भरोसे पे नहीं है? अगर तुमने तुम्हारे फर्म को उठा के, घर की फर्म को उठा के बिग फोर के लेवल पे ले जाके रखा, हो गया ना भाई। क्या चाहिए जीवन में? और समझ में आ रहा है? प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये चीजें बहुत अहम रखती है। गोल क्या सेट करते हो? नहीं तो मैं सीए करूंगा और साथ में बीकॉम करूंगा, बोलेगा यार। ठीक है। हाँ सीए करना ऑब्वियसली वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, मैं उसको अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं रहा, खुद में ही बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पर मेरा कहना यह है कि एक बार अगर ये कर ही लिया और आदत लग ही चुकी है तो इस जोश जोश में और एक क्यों नहीं। ठीक है। काय को तुमको ट्रेन की स्पीड रोकने की है। आपको बताऊं ट्रेन एंड में जब धीमी, मतलब जब स्पीड कम धीरे धीरे आके रुकती है ना, आपको बताऊं सीए करने के फोर्स में तुम इतने स्पीड में आ जाते हो ना, लगे 1-1.5 साल में 1-2 एग्जाम दे दो धनाधन धनाधन। वो ट्रेन जब तक धीमी होगी तब तक क्रैक भी हो जाएंगे। इट इज। सोचो, सोचो, समझो, एग्जीक्यूट करो और राज करो। और कभी ऐसा बन जाओ तो मेरे को पार्टी देना। ठीक है चलो आज के लिए मैं काफी करते, सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बोलो।